Bismillahirrahmanirrahim and welcome to another episode of Biochemistry Lectures by TT. In this lecture we are going to discuss the hydroxylation phase of metabolism of xenobiotics. इस वीडियो सीरीज़ की पहली जो एपिसोड है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आप वो पहले देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हाइड्रोक्सिलेशन फेज़ का मतलब ये है कि आपने जो सबस्ट्रेट है उसकी हाइड्रोक्सिलेशन करवा के उसको एक्सक्रीट करवाना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। ठीक है, इसमें कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने प्रोड्यूस करवा दिया है। ये कैसे करवाया है वो हम देखते हैं। ठीक है, प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स जो हैं वो इस हाइड्रोक्सिलेशन के फेज़ को कैटालाइज करते हैं। साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स ये मोनो ऑक्सीजनेजेस होते हैं। मोनो ऑक्सीजनेजेस का मतलब ये है कि ये एक ऑक्सीजन एटम को प्रोडक्ट में डालेंगे या सबस्ट्रेट में डाल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाएंगे और दूसरी ऑक्सीजन एटम को ये वाटर की शक्ल में प्रोड्यूस करवाएंगे। ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है उसमें दो ऑक्सीजन एटम होते हैं, एक चला जाएगा सबस्ट्रेट में और दूसरा वाटर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये साइकिल कैसे स्टार्ट हुआ। जो NADPH साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज है ये क्या करता है, ये हमारे पास NADPH से इलेक्ट्रॉन्स लेता है और P450 को देता है। कैसे देता है, पहले ये देखिए कि NADPH से निकले इलेक्ट्रॉन्स FADH में चले गए, FADH से निकले आयरन सल्फर प्रोटीन्स में गए, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन्स से दो इलेक्ट्रॉन्स निकले, एक यहाँ पे ऐड हुआ फिर एक यहाँ पे ऐड हुआ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स कौन सा है, वो है NADPH। ठीक है, ये हमारे पास P450 है जिसमें फेरिक फॉर्म में आयरन प्रेजेंट है। फिर दूसरे स्टेप में सबस्ट्रेट ऐड हो गया, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था NADPH से वो ऐड हो गया और फेरस फॉर्म ऑफ आयरन बन गई है। फिर अगले स्टेप में ऑक्सीजन ऐड हो गई है जिसको इनहिबिट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन सिंपली हमने अटैच करवा दी। ठीक है, उससे अगले स्टेप में फिर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया फेरस फॉर्म, फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन में चला गया और सुपर ऑक्साइड रेडिकल बन गया। ठीक है, उसके बाद सिंपली क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी। एक ऑक्सीजन एटम यहाँ से हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना देगा और दूसरा ऑक्सीजन एटम सबस्ट्रेट में ऐड होके प्रोडक्ट में हाइड्रोक्सिलेशन या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो हाइड्रोक्सिलेट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो और उसके बाद P450 जो एंजाइम था वो हमारे पास वैसे ही अलग हो गया। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ xenobiotics। चलें जी, अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट फेज़ ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ xenobiotics जो कि हाइड्रोक्सिलेशन का फेज़ था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नंबर 1 पॉइंट जो हमारे पास है वो है मेन रिएक्शन। मेन रिएक्शन ऑफ फेज़ 1 जो है वो है हाइड्रोक्सिलेशन जिसको कैटालाइज करते हैं मोनो ऑक्सीजनेजेस या फिर साइटोक्रोम P450। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट अदर रिएक्शंस। यही एंजाइम्स जो मोनो ऑक्सीजनेजेस हैं ये और भी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, जैसे कि डीअमाइनेशन है, डीहेलोजिनेशन है, डीसल्फ्यूरेशन है, इपॉक्सीडेशन है, परऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है एंड एटसेट्रा। नंबर 3 इज इंपॉर्टेंस ऑफ साइटोक्रोम P450। जो साइटोक्रोम P450 है ये क्या कर सकते हैं, xenobiotics को एक्टिव कंपाउंड से इनएक्टिव भी कर सकते हैं या फिर इनएक्टिव से एक्टिव भी बना सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनका डिफरेंट रोल होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द xenobiotic। ठीक है, अब 4th पॉइंट हमारे पास है इनहेरिटेंस। जो हमारे पास xenobiotics है उनको इनहेरिट कैसे किया जाता है। हमारे पास 57 जीन्स हैं ह्यूमन जीनोम में जो कि ट्रांसक्राइब करते हैं mRNA को फॉर साइटोक्रोम P450। तो कहने का मतलब ये है कि इनका एक वास्ट जीनोम है ह्यूमंस में। ठीक है, 5th पॉइंट है नेमिंग। हम साइटोक्रोम को P450 ही क्यों कहते हैं। फ्रैगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है जिसको हम माइक्रोसोम्स कहते हैं, जब उन्हें रिड्यूस करके कार्बन मोनोऑक्साइड से एक्सपोज किया गया तो उनकी जो एब्जॉर्प्शन पीक थी वो 450 नैनोमीटर पर आई। तो इसी वजह से इन्हें साइटोक्रोम P450 बोला जाता है। ये इनकी नेमिंग के बिहाइंड जो साइंस है वो ये है। 6 पॉइंट है कि सबस्ट्रेट कौन से हैं इन मोनोऑक्सीजनेजेस के लिए। वो हम जो हमारे पास जितनी भी xenobiotics हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो सारे इनके सबस्ट्रेट्स हैं। ड्रग्स हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, कार्सिनोजेंस हैं एंड पोल्यूटेंट्स हैं। और ये भी कहा जाता है कि मोर देन हाफ ऑफ द ड्रग्स जो हम नॉर्मली इंजेस्ट करते हैं उनको साइटोक्रोम P450 ही मेटाबोलाइज करते हैं। 7th पॉइंट है कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है। इस ओवरऑल रिएक्शन का मैकेनिज्म हम पहले देख चुके हैं कि कैसे हाइड्रोक्सिलेशन हुई। अब ओवरऑल रिएक्शन ये हमारे पास है कि ये हमारे पास है सबस्ट्रेट,
जिसको हमने RH से शो किया है, इसमें कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है और साथ में ऑक्सीजन हमने ऐड करवानी है और रिडक्टेंट हमारे पास NADPH है। तो अब जब रिएक्शन कैटलाइज होगा साइटोक्रोम P450 की प्रेजेंस में तो ROH बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है, हाइड्रोक्सिलेशन हो गई, H2O बन गया, एक ऑक्सीजन जो है वो वाटर में आ गई और साथ में NADP बन गया। ठीक है, 8th पॉइंट है कि हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मतलब नेमिंग कैसे करते हैं साइटोक्रोम एंजाइम्स की। उसके लिए मैंने एक ये फॉर्मूला बनाया, सिप नंबर फिर कैपिटल लेटर फिर एक नंबर। सिप डिनोट करेगा कि ये साइटोक्रोम P450 है, नंबर जो है वो पहले शो करेगा फैमिली, ठीक है, उसके बाद कैपिटल लेटर शो करेगा सब फैमिली को, फिर नंबर जो है वो शो करेगा नंबर ऑफ दैट साइटोक्रोम इन सब फैमिली। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं SIP1A1, सिप से होगा साइटोक्रोम P450, 1 मतलब कि ये फैमिली इसकी 1 है, पहली फैमिली का मेंबर है, A से कि सब फैमिली इसकी A है और 1 मतलब ये कि ये सब फैमिली का पहला मेंबर है, SIP1A1। उसके बाद हम देख लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइटोक्रोम जीन्स। नोमेनक्लेचर जीन्स का जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे आपने एंजाइम्स की नेम दी है, बट इटैलिक्स फॉर्म में आपने इसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, 10th पॉइंट है कि अक्रंस साइटोक्रोम एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद कहाँ होते हैं। इनकी ग्रेटेस्ट अमाउंट जो है वो लिवर और इंटेरोसाइट्स में है। इंटेरोसाइट्स जो है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्रेच बॉर्डर के सेल्स को कहते हैं और लिवर हेपेटोसाइट्स में ये मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है और एड्रिनल ग्लैंड में ये माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में मौजूद होते हैं। 11th पॉइंट इज इंडक्शन एंड डिप्रेशन, मतलब कि हम साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स की सिंथेसिस को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं थ्रू ये 3 मैकेनिज़म्स हैं। ट्रांसक्रिप्शन उनकी ज़्यादा करवा दें, ट्रांसलेशन ज़्यादा करवा दें या फिर mRNA की स्टेबिलिटी को ज़्यादा करा दें, कम करा दें। इन 3 मैकेनिज़म से हम उनकी इंडक्शन और रिप्रेशन करवा के उनकी अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे ये हमारे पास एक साइटोक्रोम है SIP2C9 जो कि वारफेरिन को मेटाबोलाइज करता है। इसको इंड्यूस करने वाला जो मेटाबोलाइट है या जिनोबायोटिक है वो है फिनोबार्बिटल। जब आप फिनोबार्बिटल को इंजेस्ट करेंगे उससे क्या होगा, SIP2C9 की सिंथेसिस बढ़ जाएगी और वारफेरिन का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाएगा। दूसरी एग्जांपल देख लें SIP2A1, ये क्या करता है, ये टोबैको कंपाउंड्स जो होते हैं उनको तोड़ता है और इसको इंड्यूस करने वाली चीज़ जो है वो इथेनॉल। जब इथेनॉल ज़्यादा लेंगे तो SIP2A1 की सिंथेसिस ज़्यादा होगी और टोबैको के जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा टूटेंगे। थर्ड जो एग्जांपल है वो हमारे पास है ग्रेप फ्रूट। जब आप ग्रेप फ्रूट इंजेस्ट करेंगे उसमें होते हैं फ्यूरेनोकुमरन्स, ये जो कंपाउंड्स हैं ये कर देते हैं साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट और उनकी सिंथेसिस कम हो गई और जो मेटाबॉलिज्म ऑफ जिनोबायोटिक्स है वो रुक जाएगा या फिर उसका रेट कम हो जाएगा। तो हम उन टोटल साइटोक्रोम P450 के अमाउंट को ज़्यादा और कम कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट ड्रग्स। लास्ट पॉइंट इज पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ साइटोक्रोम P450 के जो साइटोक्रोम P450 है वो डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होता है। हम देखते हैं कि डिफरेंट पेशेंट्स में एक ही ड्रग के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि उनमें जो साइटोक्रोम P450 है उसकी जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। एक पेशेंट में वो डिफरेंट होगी, दूसरे में डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से उनमें ड्रग्स के रिस्पॉन्सेज भी हैं वो भी डिफरेंट आएंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है SIP2A6 की। SIP2A6 कन्वर्ट करता है निकोटीन को कोनिटीन में, या जनरली हम कह सकते हैं SIP2A6 निकोटीन को तोड़ता है। ठीक है, इस SIP2A6 की 3 अलील्स हैं, एक वाइल्ड टाइप अलील है और 2 नल अलील्स हैं। अब हमारे पास 2 ग्रुप्स होंगे, एक पीपल जिनमें वाइल्ड टाइप अलील मौजूद है, मतलब एक ऐसी अलील, एक ऐसा SIP2A6 या ऐसा साइटोक्रोम अवेलेबल है जो कि निकोटीन को तोड़ देगा। जब निकोटीन टूट जाएगी तो उनकी में निकोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। निकोटीन हमारे ब्रेन को एक्टिव रखती है, जब निकोटीन की कमी हो जाएगी तो उनका ब्रेन जो है वो इनएक्टिव होने लगेगा और वो चाय या फिर स्मोकिंग की तरफ ज़्यादा इंड्यूस होंगे ताकि वो अपने ब्रेन को एक्टिव रख सकें। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनमें नल अलील्स होगी, SIP2A6 जो है वो इनएक्टिव होगा। अब उनमें इनएक्टिव होने की वजह से निकोटीन जो है वो कम टूटेगी। जब कम टूटेगी तो उनकी ब्रेन जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ज़्यादा देर के लिए एक्टिव रहेगा, क्योंकि उनमें निकोटीन का लेवल ज़्यादा देर तक हाई रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से जो स्मोकिंग रोकने के लिए या स्मोकिंग को प्रिवेंट करने के लिए SIP2A6 को इनहिबिट करवाया जाता है ताकि ईजीली जो स्मोकिंग है उसे छोड़ा जा सके, ताकि ब्रेन में निकोटीन का लेवल हाई रहे। तो ये सारी चीज़ें थी हाइड्रोक्सिलेशन फेज़ की। उम्मीद करता हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।